Hello everyone, welcome to my channel. Here we are going to continue our chapter that is the last lesson from the book Flamingo of class 12th. अब तक हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था कि फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से फ्रांस अपनी दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सास और लॉरेन को हार चुका है। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट्स पर्शिया के हाथ में चली गई हैं और पर्शिया इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये रूल ला देता है कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी और ना ही पढ़ाई जाएगी। तो इसका फ्रांस के लोगों पे क्या असर पड़ता है, बेसिकली इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों पे क्या असर पड़ता है, ये हमने इस चैप्टर में कल पढ़ा था और हम आज उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली ये कहानी दो लोगों की है। दो लोग ज़्यादा इसमें मेन रोल निभा रहे हैं, मिस्टर हैमल, एम हैमल, और एक स्कूल गोइंग बॉय है फ्रांस, जो कि ये कहानी को नरेट कर रहा है। इस कहानी का नरेटर कौन है? फ्रांस, जो कि एक स्कूल गोइंग बॉय है। वैसे तो फ्रांस एकदम एवरेज स्टूडेंट है, फ्रेंच उसकी मदर टंग है, लेकिन उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और उनको दिया गया है पार्टिसिपल का चैप्टर याद करने को, जो कि फ्रांस को याद नहीं है। इसीलिए फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। जब वो जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि उसको बहुत डांट पड़ेगी कि एक तो उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता, मतलब पार्टिसिपल का बेसिक भी नहीं आता, दूसरा वो स्कूल लेट से पहुंच रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है ना तो स्कूल में एकदम शांति रहती है। ये सोचता है कि हुआ क्या है। जब ये झांक के देखता है विंडो से तो क्लासरूम में ऑलरेडी सारे बच्चे अपनी जगह पे एकदम शांति से बैठे होते हैं। तो उस दिन इसको स्कूल का इन्वायरमेंट थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है। ये डरते डरते क्लास में घुसते हैं कि इनको लगता है कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन एम हैमल, जो कि इनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, वो इनको नहीं डांटते। वो इनको बड़े प्यार से कहते हैं कि जाओ फ्रांस, तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। ये बैठ जाते हैं। जब ये बैठते हैं कुछ देर बाद इनका ध्यान जाता है पीछे की बेंचेस पे, जो कि ऐसे तो डेली वो बेंचेस खाली रहते थे, मगर आज क्या था, आज यहाँ पे जितने भी गांव के बूढ़े लोग, जैसे कि पुराने पहले के पोस्ट मास्टर, मेयर, ये लोग बैठे थे बेंच पे। तो बाद में फ्रांस को पता चलता है कि कैसे वॉर में हमने दो डिस्ट्रिक्ट हार गए हैं हम, और अब हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। और इसी वजह से ये जो सारे गांव के लोग हैं ये बैठे हैं, क्योंकि एम हैमल बहुत ज़्यादा दुखी हैं और एम हैमल ने 40 इयर्स की सर्विस दी थी उस स्कूल में, और एम हैमल अब जाने वाले थे और उनकी रिस्पेक्ट के लिए वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उनकी रिस्पेक्ट के लिए भी और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट के लिए, जो कि इन लोग की मदर टंग थी। जब फ्रांस को पता चलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज अब इसको कभी नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लैंग्वेज जिसको उन्होंने कभी सीरियसली ही नहीं लिया, वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। और उनको एम हैमल के लिए भी बुरा लग रहा होता है कि बेचारे इनके टीचर अब चले जाएंगे। तो उस दिन, जो कि वो लास्ट लेसन था, क्योंकि अब तो आज के बाद तो वो चैप्टर कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाती, तो वो लास्ट क्लास थी फ्रेंच लैंग्वेज की उस दिन। तो उस दिन फ्रांस को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। जो भी चीज़ें उनकी टीचर ने पढ़ाई उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। फ्रांस को लगता है आज तक तो कभी नहीं समझ में आई, आज ऐसा क्या हो गया कि समझ में आ रही है। तो फिर उनको याद आता है कि आज से पहले मैंने इतनी अच्छी से सुनी ही कहाँ थी चीज़ें। आज वो बहुत मन से पढ़ रहे थे और शायद एम हैमल भी आज बहुत ही मन से पढ़ा रहे थे। क्लास एकदम शांत थी, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। तब तक फ्रांस को पीजन्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब फ्रांस पीजन्स की आवाज़ सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि जानवरों की लैंग्वेज तो कोई बदल ही नहीं सकता। क्या जो पर्शिया के लोग आएंगे वो पीजन से भी कहेंगे कि तुम जर्मन में कू कहो? यहाँ पे फ्रांस ये कहना चाहते हैं कि किसी से उसकी मदर टंग छीनना कितनी बुरी बात है, वो उनसे नहीं छीनी जा सकती। जैसे पीजन्स से आप ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज नहीं बुलवा सकते, वैसे ही फ्रांस ये कहना चाहता था कि हम लोगों से भी हमारी फ्रेंच लैंग्वेज आप नहीं छीन सकते। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at
another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब कभी भी फ्रांस ऊपर अपने टीचर की तरफ देखते थे तो वो देखते थे कि एम हैमल एकदम मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए हैं और हर चीज़ को उस क्लासरूम की छोटी से बड़ी सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कि वो सब चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. तो फ्रांस को बहुत बुरा लगता है। फ्रांस कहता है कि बताओ क्या बात है कि 40 ईयर्स से एम हैमल उसी सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आज एकदम से उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। Only the desk and benches had been worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twined about the window to the roof. तो फ्रांस कह रहा है कि कोई चीज़ बदली ही नहीं है, ऐसा लगा इन 40 सालों में। सब चीज़ें जो हैं कि ऐसा लग रहा है कि वैसी की वैसी ही हैं। फिर वो देखता है कि नहीं, चीज़ें बदली हैं। यहाँ पे क्या है, जो बेंचेस हैं वो कैसे हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। लकड़ी के बेंच होते हैं ना, जब स्टार्टिंग में बनते हैं तो थोड़े से रफ़ होते हैं, लेकिन जैसे यूज़ करते करते वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाती हैं। तो स्मूथ हो गया था। जो वॉलनट ट्री खुद एम हैमल ने लगाया था उस गार्डन में, वो भी अब लंबा हो गया था। एक होप वाइन थी, बेल होती है होप वाइन, जो कि किसने लगाई थी, एम हैमल ने। वो अब विंडो के सहारे स्कूल की छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। फिर फ्रांस कहता है कि कितना बुरा लग रहा होगा कि 40 सालों से जो इस जगह पे था एम हैमल, उनका टीचर, वो आज वो जगह छोड़ के चला जाएगा। अब वो सुन रहे थे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन दिस रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब सुनाई दे रही थी आवाज़ें छत के ऊपर से, क्लासरूम के ऊपर एम हैमल की सिस्टर सामान पैक कर रही थी। ट्रंक्स की आवाज़ आ रही थी और सामान की आवाज़ें आ रही थी। तो ये सुन के एम हैमल को कितना बुरा लग रहा होगा, ये कौन सोच रहा था, फ्रांस सोच रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब नेक्स्ट डे ही एम हैमल वो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। फिर फ्रांस कहते हैं कि लेकिन फिर भी एम हैमल के पास इतना करेज था कि वो सारे लेसन्स को, सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और सारे लेसन्स को उन्होंने बड़े ही करेज के साथ सुना। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bee, bo, boo. तो वो कहते हैं कि हमने राइटिंग भी की, थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज की हिस्ट्री भी जानी। उसके बाद हम सारे लोगों ने, जैसे छोटे बच्चे अल्फ़ाबेट्स को एक साथ पढ़ते हैं, वैसे हम फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिक्स, उस लैंग्वेज के फोनेटिक्स को हम वहाँ पे पढ़ रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. पीछे जो कि बूढ़े हॉसर, जो कि विलेजर थे, वो बैठे थे। वो भी अपना चश्मा लगाते हैं, दोनों हाथ से अपनी प्राइमर मैंने आपको कल बताया था ना, ये किसी भी लैंग्वेज की बेसिक बुक, जैसे ABCD की बुक होती है इंग्लिश में, तो उसको प्राइमर बोलते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज की जो प्राइमर थी उसको पकड़े हुए थे ओल्ड हॉसर, और वो उसको बड़े ही ध्यान से वो भी उसको पढ़ रहे थे सभी बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो जब वो रो रहे थे ना, वो इतने इमोशन में हो गए थे ओल्ड हॉसर कि उनकी आवाज़ अजीब आ रही थी। वो रो भी रहे थे और साथ साथ वो पढ़ भी रहे थे। तो इस वजह से बहुत ही फ़नी आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से, वो आवाज़ की वजह से फ्रांस और बाकी बच्चे हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना क्यों चाहते थे, कि उस आवाज़ को सुनकर, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि सब लोग दुखी थे, वो ओल्ड हॉसर खुद दुखी थे और साथ में एम हैमल भी दुखी थे। ओह,
हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि कितना अच्छे से मुझे याद है मुझे वो लास्ट लेसन, मैं इतने अच्छे से मुझे याद हो रहा है, मैं इतने अच्छे से ये लेसन समझ रहा हूँ। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Persian returning from drill sounded under over window. M. Hammer stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसके बाद एकदम से घड़ी, चर्च की जो क्लॉक रहती है 12 बजती है और वहाँ पे प्रेयर जो चर्च में होती है ना 12 बजे के टाइम वो स्टार्ट हो जाती है। एंजल्स को वही कहा गया प्रेयर, ठीक है। और उसी समय जो पर्शियन सोल्जर्स रहते हैं वो भी मार्च पास करते हुए आ रहे होते हैं अपनी एक्सरसाइज करके वापस, और उनकी आवाज़ विंडो से सुनाई दे रही होती है। तब तक एम हैमल खड़े होते हैं, वो उनका चेहरा एकदम पीला हो गया होता है, एकदम वो दुखी रहते हैं और वो इतने लंबे दिख रहे होते हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं। और फ्रांस कहता है कि इतने वो लंबे लग रहे थे ना कि आज से पहले उतने लंबे वो मुझे कभी लगे ही नहीं। My friends, said he, but something choked him. He could not go on. वो कहना शुरू करते हैं कौन? एम हैमल, माई फ्रेंड्स, इतना वो बोलते हैं उसके बाद वो मैं कह के बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ओवरवेल्म हो गए थे, उनकी आवाज़ एकदम भारी हो गई थी इमोशंस के वजह से, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, एकदम रुक गए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. फिर वो क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक पीस चौक का उठाते हैं और पूरी बहुत ही हिम्मत करके जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना सर एकदम दीवार पे टिका लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थे, बहुत ज़्यादा सैड थे और कुछ नहीं बोलते, बस वो इशारा करते अपने हाथ से और वो कहना चाहते हैं कि स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।